Say hi. Hello, mommies. Hi, everyone. Welcome to our channel. हाँ, say hi. 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 Hello, mommies. Welcome back to my channel. आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे ऊपर जिसके हर मदर को या हर पेरेंट्स को उसके बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। तो मैं आज बात करने वाली हूँ बच्चों के वैक्सीनेशन के ऊपर। हमें बच्चों के वैक्सीनेशन लगवाना क्यों ज़रूरी है, फर्स्ट टॉपिक ये। सेकंड, वैक्सीनेशन कहाँ से ले, सरकारी हॉस्पिटल यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ले या प्राइवेट से ले, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं बताऊँगी आपको। कौन कौन से वैक्सीन गवर्नमेंट में अवेलेबल है, कौन से वैक्सीन गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से हमें प्राइवेट पे स्विच करना पड़ता है, वो भी मैं रीज़न बताऊंगी। और थर्ड मोस्ट कॉमन टॉपिक और जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, पेनलेस एंड पेनफुल। आजकल दो तरह की वैक्सीन अवेलेबल है, पेनलेस एंड पेनफुल। तो कौन सी वैक्सीन हमें बच्चों के लिए लेना ज़्यादा एडवांटेज होगा या कौन सी वैक्सीन ज़्यादा बच्चों के लिए केयरफुल यूज़फुल होगी, वो मैं आज आपके साथ में शेयर करूँगी। तो चलो आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं, इस पूरी जानकारी के लिए आज इस वीडियो के अंदर आपके सारे बच्चों के वैक्सीनेशन के लेकर जो भी डाउट्स होते हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज़ मेरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं कि हमें बच्चों को वैक्सीन देना क्यों ज़रूरी है और वैक्सीन क्या है कि हमें देना ज़रूरी है। बच्चों को इतना पेन होता है, वो सब कुछ होने के बाद भी हमें बच्चों को वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको बताऊंगी। वैक्सीन होता क्या है, वैक्सीन एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत ज़्यादा अपने यहाँ पे बड़ी बीमारियां होती है, जानलेवा बीमारियां होती हैं जिनसे बच्चों में बहुत जान तक जा सकती है। बच्चे बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं उनकी हालत। तो उन बीमारियों से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने उन बीमारियों के लिए वैक्सीन निकाली है। वैक्सीन एक वो चीज़ है, जो भी बीमारी है जैसे निमोनिया है, डिफ्टीरिया है, तो उनके ही बैक्टीरिया या उनके ही कीटाणु लेके बच्चों की बॉडी के अंदर पहले ही इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे उनके इम्यून सिस्टम होता है जो जिससे हम जिससे हमारी बॉडी हैंडल करती है, वो इम्यून सिस्टम में पहले से ही वो बैक्टीरिया इकट्ठा हो जाता है, ताकि कभी भी वो बीमारी हमारे ऊपर अटैक करे, हमारे बच्चों के ऊपर अटैक करे, तो वो इम्यून सिस्टम उनसे लड़ने के लिए ऑलरेडी तैयार हो, तो वो उसके अंदर रह के पहले ही एंटीबॉडीज़ बना लेता है। ये होता है वैक्सीन का काम। वैक्सीन दिलवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैक्सीन दिलवाने से फ्यूचर में होने वाले हम फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल हर टॉर्चर से बच सकते हैं। अदरवाइज जो वैक्सीन जिस चीज़ की वैक्सीन अवेलेबल है वो बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारियां हैं, इसलिए अगर हम अभी से वैक्सीन ले लेते हैं तो हमारे बच्चे उन बीमारियों से बच सकते हैं और हम भी आने वाले उन सब ट्रबल से बच सकते हैं। तो मैं जब बताऊंगी आपको इस सीरीज में, ये आपको पता चल गया कि वैक्सीन लगवाना क्यों ज़रूरी है। अब सेकेंड बात है कि हम वैक्सीन कौन कौन सी बच्चों को लगती है। तो सबसे पहले जो वैक्सीन लगती है वो होती है न्यूबॉर्न, यानी जब बच्चे पैदा होते हैं उसके 24 आवर्स के अंदर वैक्सीन लगाई जाती है। वो वैक्सीन हॉस्पिटल में उसी टाइम लग जाती है, या जिस दिन बच्चे का जन्म होता है उस दिन या बच्चे के नेक्स्ट डे वो वैक्सीन लग जाती है। 24 आवर्स के अंदर वैक्सीन लग जाती है। उस वैक्सीन में होती है BCG, हेपेटाइटिस बी और OPV यानी ओरल पोलियो ड्रॉप। ये 3 वैक्सीन होती है जो 24 आवर के अंदर लग जाती है। वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट, दोनों जगह वो अवेलेबल होती है। दोनों हॉस्पिटल्स में वो सबसे पहले लगा दी जाती है। सेकंड जो डोज होती है या सेकंड जो वैक्सीन का टर्म होता है वो होता है 1.5 महीने का। जब बच्चा 1.5 महीने का हो जाता है तब लगती है सेकंड वैक्सीन। इस वैक्सीन में लगती है OPV, ओरल पोलियो, IPV जो इंजेक्ट करके एक पोलियो लगाया जाता है, एक होती है रोटा वायरस जो भी बहुत चला था, फिर उसकी भी वैक्सीन आ गई, वो भी ओरली बच्चों को दी जाती है। वो होती है रोटा वायरस, वो भी पिलाई जाती है, जैसे पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं वैसे रोटा की भी ड्रॉप पिलाई जाती है। फिर होती है PCV जो होती है निमोनिया की वैक्सीन, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है PCV। फिर होती है एक पेंटा एक 5 वैक्सीन का पंच होता है, उसके अंदर 5 तरह की वैक्सीन होती है। तो वो वाली बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और वो पेनफुल भी होती है। अदरवाइज बाकी वैक्सीन इतनी ज़्यादा पेन नहीं देती बच्चों को, प्रॉब्लम भी इतनी नहीं देती, इरिटेशन नहीं देती, लेकिन पेंटा से बच्चों को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। ये सेम वैक्सीन प्राइवेट में अलग मिलती है और सेम वैक्सीन गवर्नमेंट में अवेलेबल है। तो इनके लिए अपन को प्राइवेट सा अलग सा पैसे खर्च करने की या प्राइवेट में स्विच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1.5 महीने की 2.5 महीने में बच्चों को लगती है OPV, पेंटा और रोटा, और 3.5 महीने में भी वापस जो 1.5 महीने में लगा था वही वापस रिपीट होता है गवर्नमेंट में। ओके,
जो फर्स्ट डोज जो 1.5 महीने में लगा था पूरा 5 वैक्सीन का, वो सेम 3.5 महीने में रिपीट होगा। और प्राइवेट में इतना सा है कि जो 1.5 महीने में लगता है वो वापस 2.5 महीने में रिपीट होता है, और 3.5 महीने में ओनली OPV और पेंटा और रोटा ही लगती है। उस टाइम में वो दूसरी वैक्सीन नहीं लगती हैं। तो बस इतना सा ही फ़र्क है कि इसमें 1.5 महीने वाला 2.5 महीने में लगता है और इसमें 1.5 महीने वाला 3.5 महीने में लगता है, और कुछ भी फ़र्क नहीं है, दोनों में सेम वैक्सीन है। पहले ऐसा होता था कि कुछ एडिशनल वैक्सीन थी जो गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने सारी वैक्सीन अप्रूव कर दी है, तो अब सारी वैक्सीन लगती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आप सब लोगों को, जो वैक्सीन न्यू बॉर्न की होती है उसके बाद जो 1.5 महीने पे लगती है, जो 2.5 महीने पे लगती है और जो 3.5 महीने पे लगती है, वो वैक्सीन हम गवर्नमेंट से ले सकते हैं। इसके बाद में हम प्राइवेट पे स्विच कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद 6 मंथ वाले वैक्सीन गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं है, 9 मंथ वाले शायद है, फिर 1 ईयर वाली है, फिर 1.5 साल वाली, और बहुत सी आगे आगे वैक्सीन है जो प्राइवेट में ही लगवानी पड़ती है, वो गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं है। अगर हम फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो एक वैक्सीन अगर हम 1.5 महीने वाली लेते हैं तो वो 6, 7 या 8 हज़ार तक पड़ती है प्राइवेट में। तो अगर हम देखा जाए तो 21,000 के करीब है, 21 से 25,000 के करीब हम अगर सेव कर सकते हैं अगर हम ये सारी वैक्सीन गवर्नमेंट में ले ले तो। इनमें कोई भी अंतर नहीं है, सेम वैक्सीन है, सेम फंडा है, सेम फार्मूला, सब कुछ एकदम सेम है, तो हम उनको प्राइवेट में या गवर्नमेंट कहीं भी अपन ले सकते हैं। तो जो लोग गवर्नमेंट में लेने से हिचकिचाते हैं कि हम प्राइवेट में जाएं या प्राइवेट में, अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम वैक्सीन है, सेम मेडिसिन है और वो एकदम सेम प्रोसेस है। तो ये सेकंड बात हो गई कि गवर्नमेंट की वैक्सीन कौन सी है और प्राइवेट की वैक्सीन कौन सी है। तो 2 टॉपिक हमारे क्लियर हो गए। थर्ड टॉपिक जो आजकल बहुत ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर है कि पेनफुल और पेनलेस, इन दोनों वैक्सीन का क्या फंडा है वो मैं आज आपको एकदम क्लियर इजी लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ। जो पेनफुल वैक्सीन वो होती है जिससे लेने से बच्चों को थोड़ा पेन, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो पाँव हिलाते तक भी नहीं है, वहाँ पे सूजन भी, थोड़ी सी स्वेलिंग सूजन जैसा भी लगता है। उसके बाद उसकी इरिटेशन की वजह से बच्चों को फीवर हो जाता है, वो भी बहुत अच्छा खासा फीवर आता है बच्चों को। फीवर के साथ साथ ये सिम्टम जो पहले आपको सिम्टम बताती हूँ, जांघ दर्द करती है, फीवर आ जाता है, बहुत वो जांघ हिलाते तक भी नहीं है, ये सब उनमें दिखता है अपन लोगों को। तो इसलिए पेनफुल वैक्सीन में होता है कि उनको दर्द होता है और फीवर आता है, और पेनलेस में ये नहीं बोल सकते कि दर्द नहीं होता, फीवर नहीं आता। डॉक्टर अपन को पहले ही बताते हैं कि पेनलेस में भी दर्द थोड़ा होगा और फीवर भी थोड़ा आएगा, उसका भी उसमें चांस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर फ़र्क है क्या पेनफुल और पेनलेस में? इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो भी बैक्टीरिया होते हैं पेनफुल में, वो पूरे बैक्टीरिया लेके, उस बीमारी के पूरे बैक्टीरिया लेके अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेते हैं। और पेनलेस में जो होता है वो होता है उस बैक्टीरिया की एक थोड़ा छोटा सा स्ट्रेन लेता है। जैसे एक RO वाटर है, एक प्योर वाटर है, आप इन दोनों को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? RO वाटर प्योरीफाई होता है, वैसे ही प्योरीफाई होकर उनका एक छोटा सा स्ट्रेन लेकर बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, तो वो हो गया पेनलेस। और पूरा का पूरा अगर बैक्टीरिया इंजेक्ट करते हैं तो वो होता है पेनफुल वैक्सीन। इन दोनों में इतना डिफरेंस है कि इससे बच्चे को इरिटेशन कम होता है, बैक्टीरिया कम इंजेक्ट होता है, उसकी वजह से इरिटेशन कम होता है, उस वजह से फीवर कम होता है, और इसमें बैक्टीरिया की पूरी स्ट्रेन जाती है, इस वजह से फीवर और ये सब कुछ बच्चों को थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है। और पेनलेस और पेनफुल में ये है, ओनली DTP नाम की जो वैक्सीन होती है, डिप्थीरिया, टिटनेस और परसूसिस, उनमें जो परसूसिस जो वैक्सीन है ओनली वही पेनलेस में अवेलेबल है। इसके अलावा कोई भी वैक्सीन पेनलेस में अवेलेबल नहीं है। तो जो भी हमें डॉक्टर या कोई भी बोलते हैं कि सारी वैक्सीन पेनलेस, सारी वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं है। ओनली परसूसिस की वैक्सीन है जो पेनलेस अवेलेबल है, जो पेंटा में एक साथ में लगती है। इसके अलावा कोई भी वैक्सीन ऐसी नहीं है। तो आप वैसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि बच्चे को बिल्कुल पेन नहीं होगा या बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, उसमें भी होने वाला बस थोड़ा इरिटेशन कम हो जाएगा, थोड़ा पेन कम हो जाएगा, इसके अलावा कुछ भी बेनिफिट नहीं है। फाइनेंशियली देखा जाए तो पेनफुल वाली इतनी हाई कॉस्ट में नहीं है जितनी पेनलेस का 9,000 एक पूरे उसका लगता है, 1.5 महीने, फिर 2.5 महीने, फिर 25,000 तक उसका खर्चा रहता है। अगर पेनलेस का 25,000 है और पेनफुल का अगर देखें तो 20-22
30,000 तक रहता है, इतना उन दोनों में फ़र्क रहता है। तो मैंने कौन सा वैक्सीन लिया, मैंने पर्सनली पेनफुल वैक्सीन लिया है। वो मुझे फाइनेंशियली, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि फाइनेंशियली मुझे नई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं पेनलेस या पेनफुल लूँ, ये मेरा बिल्कुल भी थॉट प्रोसेस नहीं था। मेरा प्रोसेस ये था कि जो दादी नानी मम्मी और एटलीस्ट हमको जो वैक्सीन लगी, मैं चाहती थी मेरी बेटी को भी वही लगे। मैं इसमें कुछ नया ट्राई करना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, इस वजह से मैंने पेनफुल वैक्सीन ही लिया। और मैं चाहती थी कि अभी से मेरी बेटी का इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो, अभी से वो फीवर से दर्द से लड़ना सीखे, इस वजह से मैंने उसको पेनफुल वैक्सीन दिया। मैं नहीं चाहती थी कि अभी से मैं उसको ऐसे करूँ कि वो बिल्कुल सहन करना भूल ही जाए या बिल्कुल सहन नहीं कर सके, मैं नहीं चाहती थी ऐसा हो। बस मेरा थॉट प्रोसेस ये है। आगे आप क्या सोचते हैं अपने बच्चे के लिए, क्या आपको अच्छा लगता है? अगर आप बच्चे का इरिटेशन नहीं देख सकते, या देख तो कोई भी पेरेंट्स नहीं देख सकते, लेकिन आप उसको उनको ढंग से ट्रीट नहीं कर पा रहे हो, आप में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, तो यू कैन गो विथ पेन। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर जब वैक्सीन लगती है तो हमें बच्चों की केयर कैसे करनी चाहिए। वैक्सीन लगने के बाद में हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, मैं आपको 4-5 चीज़ें बताऊंगी। अगर हम उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारा वैक्सीनेशन का जो बच्चे का टाइम है बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा और बिल्कुल आसानी से वो सब टाइम क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट है कि जब भी वैक्सीन लगती है, वैक्सीन लगाने के टाइम जब डॉक्टर हमें वो जो कॉटन स्वैब देते हैं, उस स्वैब को उस जगह पे अच्छे से रब करना है, ताकि वो वैक्सीन एक जगह पे इकट्ठी बिल्कुल नहीं हो, अच्छे से स्प्रेड हो जाए बॉडी में। फर्स्ट। सेकेंड थिंग है, घर पे आते ही हमें दिन में 3-4 टाइम बच्चे को आइस पैक से या आइस को कॉटन के हैंकी में, कॉटन टॉवल में डाल के अच्छे से बच्चे के ऊपर, और जहाँ पे उसकी लगी है पाँव के ऊपर वैक्सीन, जो पेंटा वैक्सीन होती है वही ज़्यादा पेनफुल होती है, तो वहाँ पे अच्छे से उनको सेक करना है। 2 मिनट के लिए बच्चे ज़रूर इरिटेट होते हैं, लेकिन वो उसकी फीवर की वजह से फिर उनको भी ठंडा ठंडा अच्छा लगने लग जाता है। कभी भी गर्म सेक नहीं करना है, तो सेक करने से वो बिल्कुल भी गांठ नहीं बनेगी और बच्चे में दर्द में भी उनको बहुत रिलीफ मिलेगा। थर्ड है, जब वैक्सीन लगती है तो डॉक्टर हमें ज़रूर पैरासीटामोल की ड्रॉप देते हैं। वो ड्रॉप हमें दिन में 3 टाइम बच्चे को कंटिन्यू देनी है और रात को भी एक बार उठ के ज़रूर देनी है। तो ये ड्रॉप देने से उनको फीवर भी कम होता जाएगा और दर्द भी कम होता जाएगा। नेक्स्ट है, एक मेरा मानना है कि बच्चे को कडलिंग करके रखना। जितना हम बच्चे को ऐसे कडल करके रखेंगे, अपने से चिपका के रखेंगे, इससे उनके ऐसे हार्मोन रिलीज होंगे जिसका पेन कम होगा, अपने को भी बेटर फील होगा और मैं 100% आपको कह सकती हूँ ये थेरेपी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। जितना उसके बच्चे को अपने पास रखें, अपने से चिपका के रखें, इससे बच्चे को दर्द भी कम होगा, इरिटेशन भी कम होगा, वो थोड़ा सा अच्छा फील करेगा, जिससे उसका मूड भी अच्छा होने लगेगा। नेक्स्ट इस सीरीज में मैं आपको ये बताने वाले थे कि एक आइस का रब करना वो हो गया, एक दवाई पैरासीटामोल देना हो गया, एक उनको कॉटन स्वैब को अच्छे से रब करना हो गया और उनको कडलिंग करके रखना हो गया। और नेक्स्ट है, बच्चे को उस टाइम से ज़्यादा आपको ब्रेस्ट फीड करवाना है। जितना उसके ब्रेस्ट फीड करवा, इस टाइम फार्मूला वगैरह कम करके ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड दो बच्चे को। जितना ब्रेस्ट फीड करेगा बच्चा, उतना ज़्यादा वो अंदर से स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, क्योंकि इतनी सारी दवाई उसके अंदर गई है। उसको लूज मोशंस भी हो सकते हैं, बार बार पॉटी भी कर सकता है, ये सब चीज़ें नॉर्मल है। फीवर आना, पॉटी जाना, पेन होना, पाँव का नहीं हिलाना, ये सब चीज़ें नॉर्मल है। आप बिल्कुल मेंटली स्ट्रेस आउट मत होइए, इन सबको आराम से पेशेंस रख के, सबसे अच्छी बात है पेशेंस रख के इन सबको हैंडल कीजिए। आराम से ये टाइम निकल जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ा टाइम नहीं होता, सिर्फ 2 डेज बच्चों को इरिटेशन रहता है, फिर बच्चे ठीक हो जाते हैं और फिर वही नॉर्मल लाइफ बच्चों की स्टार्ट हो जाती है। ओके मॉमीज़, तो मैंने आज आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू दे दी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी लगे, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, मैं आपका रिप्लाईज दे दूँगी। और आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहूँ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।